दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ई प्रवेश प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2025-26 जारी कर दी गई है। इसमें विस्तृत जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन पंजीयन जो आवेदन भरने की जो डेट होगी 15/5/2025 से 30/5/2025 तक जितने भी पंजीकृत आवेदन होंगे उनके दस्तावेजों का जो सत्यापन होगा वो 16/5/2025 से लेकर के 31/5/2025 तक चलेगा। और प्रथम चरण के सीट आवंटन जो हैं वो 5/6/2025 को प्रातः 11 बजे जारी किए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का जो भुगतान प्रारंभ करना होगा वो आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि होगी 5/6/2025 से 12/6/2025 तक। और इसमें प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों को ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है उसमें ऊपर लॉगिन और अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ को टच करते हैं। उसके बाद सामने आफ्टर 12th के कोर्सेज, आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्सेज या NCTE के कोर्सेज या NCTE ITEP के कोर्सेज, जिस प्रकार के कोर्सेज में हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसको टच करेंगे, उसकी जानकारी हमारे सामने आएगी। हम लोग बात करते हैं आफ्टर 12th ग्रेजुएशन बेस के कोर्सेज़ की। हम लोग इसको कॉलम को फिल करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मदर नेम जो रहेगा वो 10वीं के मार्कशीट के आधार पे रहेगा। इसके बाद जो हमारा अगला कॉलम है वो है समग्र आईडी का। समग्र आईडी हम लोग डालते हैं। समग्र आईडी जैसे ही डालेंगे तो सामने हमारा कैंडिडेट नेम एज पर समग्र आईडी के अनुसार दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या हमारा मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से 12वीं उत्तीर्ण है, अगर है तो येस एंड नो से उसको जवाब देना है। फिर 12वीं बोर्ड का हमारा बोर्ड क्या था, उसका 12वीं बोर्ड का रोल नंबर क्या है, और 12वीं बोर्ड के रोल नंबर के आधार पे हमने 12वीं बोर्ड की परीक्षा कब उत्तीर्ण की है उसका वर्ष सामने हमारे कॉलम को फिल करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले इंटरफेस की। जब हम लोग अगले इंटरफेस में आते हैं तो देखते हैं कि जैसे हमने समग्र आईडी डाला है तो समग्र आईडी के अनुसार हमारा बहुत सारा डेटा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन उसके लिए अनिवार्य है दोस्तों कि हमारी समग्र आईडी की KYC होना अनिवार्य है। अगर समग्र आईडी की KYC नहीं होगी तो हम पात्र नहीं होंगे प्रवेश लेने के लिए। बाद हम लोग अगले कॉलम में मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल ID डालते हैं और इसके बाद OTP जनरेट होती है। और जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें ID और पासवर्ड जाएगा। उस ID और पासवर्ड के आधार पर हम प्रवेश के अगले चरण में भाग ले पाएंगे। इस प्रकार से यह चरण कंप्लीट होता है। दिए गए मोबाइल नंबर पर जनरेट लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमको प्राप्त हो चुका है। हम लोग यूजर नेम पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा इस इंटरफेस को ओपन करते हैं। और ओपन करने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि प्रवेश प्रक्रिया को हम अब अगले चरण के लिए प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने के साथ हम लोग देखते हैं कि जो इंटरफेस हमारे सामने आया है ये हमारा कैंडिडेट प्रोफाइल डिटेल्स, उम्मीदवार के प्रोफाइल विवरण। इसमें हम लोग पूरा नाम, वो आधार कार्ड, समग्र आईडी के अनुसार बहुत सारी चीज़ें तो वैसे भी डिटेक्ट कर लेगा। इस प्रकार से हमारी जानकारी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उम्मीदवार की लिंग क्या है, उम्मीदवार फीमेल है या मेल है, उसका रिलीजन क्या है। और फिर इसके बाद अगली जो पुष्टि होती है हमारी वो है कि मुख्य रूप से उम्मीदवार का जो है वो ब्लड ग्रुप क्या है। और ब्लड ग्रुप के साथ ही हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप नंबर हम लोग इसमें फिल करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अगले इंटरफेस की। इसमें जो उम्मीदवार होगा वो भारतीय या भूटान के लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगली जो हम लोग बात करते हैं पत्राचार का पता। इस पत्राचार के पता में मकान नंबर, गली नंबर या मोहल्ला या गांव, जो भी इनमें से सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल हम लोग भरेंगे। इसके बाद कॉलोनी या तहसील कौन सी है, इसके बाद किस राज्य का उम्मीदवार है, और फिर इसके बाद किस ज़िले के अंतर्गत आता है, सिटी क्या है। और इतनी सारी चीज़ें भरने के बाद आधार कार्ड और समग्र आईडी के अनुसार पिन कोड ऑटोमेटिक कॉलम डिटेक्ट कर लेगा। और अगर पत्राचार का पता और स्थायी पता दोनों सेम ही हैं तो हम कॉलम को क्लिक करेंगे और स्थायी पता ऑटोमेटिक उसकी कॉलम फिल हो जाएंगे। अगर हमारे पास कोई वैकल्पिक संपर्क विवरण मोबाइल नंबर है तो हम उसको फिल करेंगे और सेव और नेक्स्ट करके अगले इंटरफेस में प्रवेश करेंगे।
अच्छा, या आवेदक ने 12वीं परीक्षा बहुत पहले पास आउट की है, यानी कि सन 2011 या 12 के पहले, तो सामने दिए गए इंटरफेस के कॉलम को मैनुअली पूरी तरह से भरना अनिवार्य है अच्छी तरह से। अगर आवेदक सन 2012 या 13 या करंट में 12वीं परीक्षा पास आउट किया है तो बहुत सारी जानकारी को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। बात करते हैं कि परीक्षा परिणाम क्या है। परीक्षा परिणाम डिक्लेयर्ड है या अवेटेड है। अगर परीक्षा परिणाम डिक्लेयर्ड है तो अच्छी बात है, अगर किसी तरह से सप्लीमेंट्री या वेट है तो उसको अवेटेड में उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 12वीं में हमारा जो विशेष ग्रुप था सब्जेक्ट का वो क्या था। अगर आर्ट्स है, कॉमर्स है, होम साइंस है, मैथ्स ग्रुप्स है या मेडिकल लेबोरेटरी है, इस प्रकार से हमारा जो स्पेशल ग्रुप था उसको हम लोग सिलेक्शन करके अगले इंटरफेस में बढ़ सकते हैं। 12th के बाद हमारा कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर नहीं है तो येस और नो में आंसर दे के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी कैरियर जो फील्ड है वो क्या क्या होनी चाहिए और कैरियर संभावना क्या है, कैरियर का क्षेत्र क्या है, ये दोनों कॉलम को फिल करके सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट इंटरफेस की। इसमें अगर विद्यार्थी आवेदक एकेडमिक एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी अपार आईडी होना अनिवार्य है। अगर अपार आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC आईडी नहीं है तो एकेडमिक एडमिशन नहीं ले पाएगा, चाहे UG या PG कोई भी हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की। जैसा कि हमारे सामने रिजर्वेशन जो इंटरफेस है वो खुला हुआ है। अगर मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अगर मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिजर्वेशन का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उसको यस करके और इसमें डोमिसाइल का नंबर डालेंगे और इसके साथ साथ मूल निवासी सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना अनिवार्य है। लोग बात करते हैं कि अगर वोटर आईडी हमारे पास है, अगर यह है तो यस, नहीं है तो नो। और इसके साथ साथ अगले कॉलम में अगर हमारे पास BPL कार्ड है, BPL कार्ड है तो यस और नहीं। हम लोग बात करते हैं अगले इंटरफेस की। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर आवेदक के पेरेंट्स कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको यस और नो। इसके बाद कैटेगरी जनरल OBC क्या है और इसको भरने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्रिमिलेयर या नॉन क्रिमिलेयर क्या कहलाते हैं। तो नॉन क्रिमिलेयर का मतलब होता है कि जिसकी 8.5 लाख से आय कम वो नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं, जबकि जिनकी 8.5 लाख से ऊपर आय होती है वो क्रिमिलेयर में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला जो इंटरफेस का जो कॉलम है वो है MP टॉस। अगर MP टॉस प्रोफाइल है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इस प्रकार से उसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। वो भरना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार से सारे कॉलमों को भरते हुए हम लोग इस इंटरफेस को कंप्लीट करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉलम है वो हम लोग देखते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर या लद्दाख के किसी क्षेत्र से अगर आए हैं तो उस नियम के अनुसार येस और नो उसका कॉलम भरें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर किसी प्रकार के NCC या NSS सर्टिफिकेट हैं तो नीचे दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग पे उसको हमको टिक करना है कि किसके अंतर्गत हम लोग किस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इस प्रकार से इंटरफेस को भरते हुए हम लोग आगे चलते हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए अगर उसको स्नातक या स्नातकोत्तर या किसी प्रकार का अध्ययन लेना है, प्रवेश लेना है तो उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अब सेव और नेक्स्ट करके इसके अगले इंटरफेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। जैसा कि सामने दिख रहा है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड। इसमें फ़ोटो सिग्नेचर या कोई भी डॉक्यूमेंट को JPG साइज में कन्वर्ट करके 50 से 200 KB के बीच में इसको अपलोड करना अनिवार्य है। जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि मार्कशीट के 2 कॉलम दिए हैं, एक में 10th की मार्कशीट और एक में 12th की मार्कशीट को JPG साइज में कन्वर्ट करके 200 KB के अंदर इसमें अपलोड करना है। इसके बाद है PEC सर्टिफिकेट। PEC सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर हमारे पास स्थायी रिजल्ट नहीं है तो इंटरनेट या नेट की मार्कशीट को इसमें अपलोड कर सेव और नेक्स्ट करके अगले इंटरफेस में प्रवेश कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट काफ़ी इंटरफेस है कॉलेज चॉइस फिलिंग, कॉलेज चयन प्रक्रिया, जो कि आवेदक को कॉलेज चयन करने में मदद करेगा। इसमें आवेदक कॉलेज कोर्स क्या कोर्स करना चाहता है, BA, BCom, UG, PG, BA GMS, BHSC, BSW या अन्य प्रकार की कोर्सेज जिसमें करना चाहता है, जैसे BSc BEd इंटीग्रेटेड। तो इस प्रकार से BSc BEd इंटीग्रेटेड को क्लिक करके सामने आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालय क्या चयन करना चाहता है। अगर विश्वविद्यालय जैसे कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, वो सामने क्लिक करेगा। इसके बाद कॉलेज का प्रकार क्या होगा, कॉलेज का प्रकार जो है वो है प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो प्राइवेट इसको क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर। इस प्रकार से एक कॉलम को फिल करके हम सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा और हमारे सामने उस यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कॉलेज उस जिले के अनुसार सामने शो करेगा। सर्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारे सामने सारे कॉलेजेस आ गए। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार से कोई कॉलेज कोड या कोई हमारे इसे कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं होगी। बहुत सिंपल और सरल तरीके से हम अपना कॉलेज का चयन कर सकते हैं।
हम जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें हमारी इस ज़िले के अनुसार जो हमने ज़िला चयन किया है उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के अनुसार हमारे सामने लिस्ट है। इसमें डिग्री मोड क्या होगा, ब्रांच क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट किस ज़िले में हमको चाहिए है और कॉलेज कौन सा हमारे लिए बेस्ट। इस प्रकार आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी पूर्णतः सत्यता के आधार पर आवेदन को शुल्क दे करके ऑनलाइन पे करके इसको आवेदन को लॉक करेंगे। इसके बाद आवेदन का प्रिंट निकाल करके नज़दीकी हेल्प सेंटर गवर्नमेंट महाविद्यालयों में जा करके सत्यापन कराएंगे और इसके बाद आने वाले निर्धारित आवंटन सीट महाविद्यालय द्वारा उसका इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। जब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। पुष्पेंद्र पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद।